C27 कुछ बातों का आदान प्रदान करने से आप गर्भवती नहीं होंगी। कुछ ही समय बाद उनींदी आंखों वाले स्काई टावर के शिष्यों का एक समूह इकट्ठा हो गया था। यंग मास्टर सू, क्या आपको कुछ चाहिए? किसी ने आंखें मलते हुए पूछा। यह ज़्यादा कुछ नहीं है, यह केवल आज सुबह के चक्कर के बारे में है। सूम्यू ने अपने दिल को शांत करने की पूरी कोशिश की। जिस कारण से मैंने आप सभी को यहाँ इकट्ठा किया है वह इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसे विचारों के साथ आने में मदद करें जो मुझे बदला लेने और मेरी नफरत को शांत करने में मदद करें। किसी ने कहा, यंग मास्टर सू, आप 4 दिन क्यों नहीं रुकते? 4 दिनों में आप काई यांग को चुनौती दे सकते हैं और आप निश्चित रूप से उसे टुकड़ों में हरा पाएंगे। नाराज सूम्यू ने उत्तर दिया, अगर मैं वास्तव में तब तक इंतजार करना चाहता था तो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? जो सोए हुए लोग इकट्ठे थे वे सहसा चौंक कर उठ खड़े हुए। जाहिर है वे बहुत जाग नहीं रहे थे, इसलिए किसी ने सूम्यू के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया था और केवल व्यापक रूप से जम्हाई ली थी। जब उसने उनकी प्रतिक्रियाओं को देखा तो सूम्यू चिढ़ गई। मेज पर थप्पड़ मारते हुए वह चिल्लाया, आप सभी कुछ अच्छे विचारों के बारे में सोचने में मेरी मदद करें। यदि आप लोग कुछ अच्छे विचारों के बारे में सोचने में मेरी मदद नहीं कर सकते हैं तो आप में से कोई भी वापस सोने के बारे में नहीं सोच सकता है। इसने सभी को चौंका दिया और उन्होंने महसूस किया कि सूम्यू वास्तव में गुस्से में थी। उनके थप्पड़ और तेज आवाज ने उन्हें पूरी तरह से होश में ला दिया था और उन्होंने कुछ अच्छी रणनीति के बारे में सोचते हुए जल्दबाजी में अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। कुछ ही समय बाद ली युनतियान नाम के एक शिष्य की आंखें एक अच्छी योजना बनाने से चौड़ी हो गईं। अपना मुंह खोलते हुए उसने सूम्यू से कहा, यंग मास्टर, हम यह कर सकते हैं। जैसा कि उसने यह कहा वह अपनी योजना का विस्तृत विवरण देने के लिए करीब आ गया। वे कैसे कर सकते थे, वे कैसे कर सकते थे, वे कैसे कर सकते थे, सक्षम सक्षम सक्षम। सूम्यू का दिल खुशी से फट गया। उसने उत्साह में ली युनतियान की पीठ पर हाथ मारते हुए कहा, बुरा नहीं है, इतना खराब भी नहीं, यह एक अच्छी योजना है, इसलिए मैं इसे कार्य पूरा करने के लिए आप पर छोड़ता हूँ। इसे मेरे पास छोड़ दो युवा मास्टर सू। युनतियान भी व्यापक रूप से मुस्कुरा रहा था। आप सभी सोने के लिए वापस जा सकते हैं। सूम्यू ने यह कहते हुए अपने हाथों को हिलाया और सभी ने तुरंत अपने बिस्तर पर वापस जाने से पहले खुद को आराम दिया। अपने कमरे के बाहर घोर काले अंधेरे को देखकर सूम्यू बुरी तरह हंस पड़ी। काई यांग, भाई काई, हमें प्रतीक्षा करें और भोर में देखें। अंत में मन से संतुष्ट होकर सूम्यू सो गया। अगले दिन काई यांग कुछ सफाई करने के लिए बाहर जाने से पहले टेम्पर्ड बॉडी रिकॉर्ड का अभ्यास करने के लिए उठी। कल जब उसने अभ्यास में मदद करने के लिए अगरबत्ती का इस्तेमाल किया, हालांकि वह लगातार मृत्यु के कगार पर था, यहाँ तक कि अब भी उसका पूरा शरीर दर्द करने लगा था, परिणाम वास्तव में स्पष्ट थे। यह सबसे स्पष्ट था जब वह संयमित शरीर की मुट्ठी का अभ्यास कर रहा था, क्योंकि उसने महसूस किया कि जो दबाव उसने महसूस किया वह थोड़ा कम था। वह यह भी समझ गया था कि अगरबत्ती से दिया जाने वाला दबाव टेम्पर्ड बॉडी रिकॉर्ड का अभ्यास करते समय महसूस किए गए दबाव के समान था। जब तक वह एक प्रकार के दबाव के अनुकूल होता वह स्वाभाविक रूप से दूसरे प्रकार के दबाव के अनुकूल हो पाता। यह अगरबत्ती अच्छी चीज़ थी। काई यांग के हौसले बुलंद थे, वह जल्दी से अपना काम खत्म करना चाहते थे और ट्रेन में वापस जाना चाहते थे। जिस तरह काई यांग अपनी झाड़ू लगाने के आधे रास्ते में था, किसी ने अचानक उसका रास्ता रोक दिया था। ऊपर देखते हुए उसने सोचा कि वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से परिचित लग रहा था। जब वह यह सोच ही रहा था तो उस व्यक्ति ने अपना मुंह खोला और जोर से हंस पड़ा। एड, यह यहाँ है दोस्तों, निंग उसे फिर से प्रकट करता है। अपने आप को अधिक जोखिम भरे पैर की कार्रवाई के लिए तैयार करें, 3/4 लंबाई वाली पैंट आ रही है। बस मजाक कर रहे हैं। पिछली रात ली युनतियान ने सूम्यू को एक योजना सुझाई थी। हालांकि उसके पास सब कुछ नियोजित था, फिर भी उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। उसे विरोधी पक्ष को संदेहास्पद नहीं होने देना चाहिए और पहले उसे धोखा देना चाहिए, उसे उसके साथ कुछ चालें बदलने के लिए। कल जब वह काई यांग को चुनौती देने के लिए सूम्यू के साथ गया था तो वह भीड़ के पीछे छिप गया था। उसने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा, इसलिए काई यांग को उसे पहचानने में सक्षम नहीं होना चाहिए, जिससे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। पहले से ही वह अपनी दैनिक सफाई के दौरान काई यांग के इस क्षेत्र से आने का इंतजार कर रहा था। उसका इंतजार आखिरकार रंग लाया। काई यांग यहाँ झाड़ू लगाने आई थी। एक बड़ी और दोस्ताना मुस्कान के साथ दी और एक मासूम और हानिरहित आचरण, ली युनतियान चला गया। उनकी वर्तमान अभिव्यक्ति काफ़ी अनुकूल होनी चाहिए। ली युनतियान ने खुद को अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कहा, क्या इस साथी शिष्य को कोई समस्या है? हालांकि काई यांग विनम्र नहीं था, क्योंकि यहाँ कोई भी शिष्य वर्तमान में उसका कनिष्ठ होना चाहिए। यह प्रवेश काल की शुरुआत में था, इसलिए उनका स्तर इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए। इतने सारे लोग साथी शिष्य होने का दावा करेंगे। क्या आप वरिष्ठ शिष्य काई यांग नहीं हैं? ली युनतियान ने पूछा, जैसे कि वह पहले से ही जवाब जानता था। काई यांग ने सिर हिलाया। हाँ। गहरी सांस लेते हुए ली युनतियान ने कहा, तो यह वास्तव में तुम हो। सीनियर काई, मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। अब जब मैं आपसे मिला हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि आप वास्तव में उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। तीर अस्किसा, इन शब्दों ने खुद ली युनतियान को भी उल्टी करने को मजबूर कर दिया था, लेकिन उसे दिखावा बनाए रखना चाहिए और ऐसे काम करना चाहिए जैसे उसके शब्द ईमानदार हों। यह गंभीर है, यह गंभीर है। इस जूनियर द्वारा काई यांग के नाम की पहले ही जोर शोर से घोषणा कर दी गई थी। ली युनतियान ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। काई यांग का हाथ लेते हुए उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा, वरिष्ठ काई, मैंने सुना है कि आपने कल जोहू को एक कठोर सबक सिखाया था। आप वास्तव में बड़े दिल वाले व्यक्ति हैं। क्या तुम्हारी उससे दुश्मनी है? काई यांग ने उसका आकार बदलते हुए पूछा। ली युनतियान का चेहरा ठंडा पड़ गया। हाँ, मैं करता हूँ। वह मनुष्य पशु के समान है, घिनौना। उसने मुझे एक बार अपमानित भी किया, लेकिन आप बदला लेने नहीं गए।
काई यांग ने नोट किया। मैं बदला लेने के बारे में भी सपना देखता हूँ, लेकिन जोर से आह भरते हुए उसने जवाब दिया, वरिष्ठ काई, मुझे डर है कि आप भी यह जानते हैं, जोहू का कोई समर्थन कर रहा है। मैं जोहू जैसे महत्वहीन व्यक्ति पर ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन पीछे वाला वह है जिसे मैं आसानी से उकसा नहीं सकता। कोट। यह सच है। काई यांग ने अपना सिर हिलाया। आखिरकार सुम्यू के पास कुछ शक्तिशाली लोग थे जो उसका समर्थन कर रहे थे, तो एक साधारण शिष्य स्पष्ट रूप से उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। इसीलिए कल जब सीनियर काई ने जोहू को सबक दिया तो आपने इस जूनियर को उसका बदला लेने में मदद की। टियुन तियान ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। हंसते हुए काई यांग ने उत्तर दिया, हम केवल कुछ संकेतकों का आदान प्रदान कर रहे थे, यह कुछ भी नहीं था। टियुन तियान ने आगे कहा, वरिष्ठ काई, चूंकि आप जोहू के खिलाफ जीतने में सक्षम थे, इसलिए आपकी ताकत इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए। अपना हाथ लहराते हुए काई यांग ने उत्तर दिया, यह ज्यादा नहीं है, यह इतना आश्चर्यजनक नहीं है। टियुन तियान अंदर ही अंदर उपहास कर रहा था, तुमने आखिरकार कुछ सच कहा। यदि आपने कल कुछ योजना नहीं बनाई थी तो जोहू संभवतः आपसे कैसे हार सकता है। लेकिन काई यांग को संदेह होने की स्थिति में उसने अपने असली विचारों को प्रकट करने की हिम्मत नहीं की। यह उसकी योजना के लिए विनाशकारी होगा। वरिष्ठ, आप बहुत विनम्र हैं। आओ आओ आओ, आमतौर पर मैं टियुन तियान के पास किसी के साथ संकेत विनिमय करने का अवसर नहीं है। सीनियर काई, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और चूंकि आज हमारी मुलाकात हुई है तो हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। कृपया मेरे साथ खेलिए। हलकों में घूमने के बाद टियुन तियान को आखिरकार यह सवाल पूछने का मौका मिला कि काई यांग से बात करने का असली कारण क्या था। मुस्कुराते हुए काई यांग ने पूछा, आप मेरे साथ नोट्स की तुलना करना चाहते हैं। टियुन तियान ने उत्साह से अपना सिर हिलाया, बेशक। मुझे उम्मीद है कि सीनियर कंजूस नहीं होगा और इस जूनियर को यह देखने की अनुमति देगा कि सीनियर ने जोहू को कैसे हराया, और मेरी मदद करने के लिए भी। इस कारण पर विश्वास करना वास्तव में थोड़ा कठिन था। काई यांग ने अपना सिर हिलाते हुए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, इसे भूल जाओ। आप आमतौर पर वैसे भी दूसरों से नहीं लड़ते हैं। टियुन तियान ने उत्सुकता से उस पर दबाव डाला, ऐसा नहीं होगा वरिष्ठ, आप न चाहते हुए भी सहमत होंगे। हंसते हुए काई यांग ने उसकी ओर देखा और ठंडी हंसी। टियुन तियान का दिल उछल पड़ा। वह उस समय थोड़ा अधीर था और बहुत उतावला था और अपने शब्दों से जोरदार था। उसने तुरंत हंसना भी शुरू कर दिया, जूनियर वास्तव में बहुत कमजोर है, इसलिए अगर वरिष्ठ कुछ संकेत देते हैं तो यह बहुत मददगार होगा। कोई नहीं कर सकता, काई यांग ने मना कर दिया। क्यों? कोई कारण नहीं है। यह देखते हुए कि काई यांग अब जानबूझकर उससे दूर जा रही थी, टियुन तियान ने पुकारा, कुछ नोटों का आदान प्रदान, स्वाभाविक रूप से हम दूसरों की बहुत मदद कर सकते थे। क्या यह कारण काफ़ी नहीं है? अगर हमने संकेतों का आदान प्रदान किया तो इससे हम दोनों को फायदा होगा। आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, बार बार काई यांग ने अपना हाथ हिलाया। उस वरिष्ठ की तरह मत बनो, कुछ संकेतों का आदान प्रदान करने से आप गर्भवती नहीं होंगी। टियुन तियान का चेहरा चिंता से भरा हुआ था, उसने अपने असली इरादों को प्रकट करने की हिम्मत भी नहीं की।